नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम आपको जो आज का सीटेट का पेपर हुआ है उसके हम शिफ्ट 1 को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आपको पता ही कि आज 20 अगस्त को आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट हुआ है, तो उसके अंतर्गत आज हम आपको उसकी आंसर की कराएंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा सेट है, ये आंसर की सेट सी का है। लेकिन आप किसी भी सेट में हो, आप अपने पेपर को खोल लीजिएगा, क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा सीडीपी में 30 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलें, बताइए। इसमें अपनी सोच की है, इसमें तो नियम से कर सकते हैं। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। वाक्य और संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, बताइए। इसमें कोई आप अपनी सोच का विचार कर रहे हैं। क्रिया की परिभाषा देने में आपका कोई अपना दिमाग लगेगा कि कुछ नया खोज रहे हैं, नहीं। इसमें क्या आपका स्वतंत्र के रूप से क्या आप सोचेंगे कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। इसका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण। इसमें क्या हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। इसमें आप अपनी गलती मार रहे हैं, यही आंतरिक आरोपण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा दूसरे का। प्रश्न 3 है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया के खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के खेलने पसंद करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि अधिकांश संस्कृतियों में ये सही बात कह रही है कि लड़कियां गुड़िया खेलती हैं बचपन में। और कारण इसका देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़कियों के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित कर लेते हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है कि विशेष संस्कृति की अपेक्षा जो होती है उन्हीं के आधार पे वो अपनी एक समझ विकसित कर लेते हैं। जो जेंडर बायस होता है, जेंडर पक्षपात होता है, ध्यान रखिएगा, रूढ़िवादिता होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रश्न 4 है कि निम्न किस आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। बताइए किस उम्र के बच्चे होते हैं जो चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं, बताइए। क्या 12 वर्ष के बच्चे करेंगे, नहीं। 7 वर्ष के करेंगे। 1 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको उतना ज्ञान ही नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वर्ष हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। प्रश्न 5 है कि कैरन गिल्गल ने कोलबर्ग में नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना क्यों की है, बताइए। इसको मैंने हूबहू बताया था। प्रश्न आपको कहाँ से बनेगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था कोलबर्ग के सिद्धांत में प्रश्न कहाँ से बनेगा। कैरल गिल्गिन से बनता है कि उनकी आलोचना क्यों की गई। तो कैरल गिल्गिन ने उनकी आलोचना क्यों की है, उन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण की उपेक्षा की थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 6 है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइए। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार, बिल्कुल उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक अवस्था में बताइए, शैशवावस्था में बच्चों की किस प्रकार की संस्थाएं महत्वपूर्ण है समाजीकरण में, प्राथमिक ना, इसमें प्राथमिक हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक, द्वितीयक जिसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवें क्या हो जाएगा, सातवें 4 हो जाएगा। प्रश्न 8 है डिस्ग्राफिया क्या है, बताइए। एक तंत्रिक्रिय विकार जिसकी विशेषता अक्षर हो, बिल्कुल। डिस्ग्राफिया मैंने आपको बढ़ाया था, ग्राफ जो है लिखा जाता है, लक्ष्य पढ़ा जाता था, मैंने ट्रिक बताई थी। डिस्लेक्सिया क्या हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित अक्षरों के लिखने से और आकारों के बनाने में कठिनाई क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। प्रश्न 9 है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो इसमें कह रहा है, इसको साधारण शब्दों में बताऊं कि जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उन्हें 1-2 क्लास छुड़वा के आगे बढ़ा दिया है। जैसे कोई कक्षा 4 का बच्चा है लेकिन उसकी प्रतिभा कक्षा 5 के बराबर है, तो कक्षा 6 के बराबर हो गई है, तो वह चौथी क्लास को पास करके सीधे उसके पिताजी या उसके पेरेंट्स 6 में डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये त्वरण कहलाता है, गतिवर्धन कहलाता है। तो प्रश्न 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए, बताइए उन्हें क्या चाहिए, पाठचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या विविधता को एक बाधक रूप में देखना। मैंने बताया था कि आप निगेटिव को पहचानिए। 4 वाला ऑप्शन नहीं होगा, काट दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
4 वाला ऑप्शन सिर्फ एक में नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 11 है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? बताइए, मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, आप इसको बताइए। दिक् स्थान संबंधी बुद्धि होती है ना, तो दिक् स्थान वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और दर्शन शास्त्री के पास क्या कौन सी बुद्धि होती है? अंतः व्यक्ति। मैंने आपको बताया था अंतः व्यक्ति और अंतर व्यक्ति में अंतर भी बताया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? बताइए, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, नहीं ये निगेटिव है। तथ्यों को रटना निगेटिव है। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, बताइए क्या करती है? जो विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता होती है उसे हमें क्या करना चाहिए? बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना है, नहीं रखना है हमें ध्यान, उनकी विविधता को ध्यान में रखना ही है। अवरोध के रूप में देखना है, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। महत्व दिए जाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो प्रश्न 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 14 है कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। तो प्रश्न 14 का अभिकथन क्या कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन का सुगम बनाने के लिए विविध परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो ए सही है। आर कह रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध। बिल्कुल, मतभेदों के बीच में जब आप बातचीत करेंगे तो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो विकसित ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, बताइए, जटिल से सरल पढ़ाना नहीं, तर्क संगत से अनुभवजन्य, ये भी गलत हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि हमें पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाना है, हमें पहले सामान्य चीज़ें पढ़ानी फिर विशिष्ट की ओर। प्रश्न 16 देखते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? सामाजिक अलगाव के बारे में बात किया था? नहीं, उन्होंने समाज को तो बहुत महत्व दिया था। मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात भी नहीं की थी, मूर्त पुरस्कार की बात नहीं की थी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? एलिमिनेट करने से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 17 है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक् इनर स्पीच क्या है? मैंने आपको पढ़ा है इनर स्पीच क्या है। इनर स्पीच क्या बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त है? ये गलत है। इन्होंने जिसका भी ये पेपर है उन्होंने गलत टिक किया है। इसका क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने के एक तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 18 है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो पियाजे के अनुसार यह क्या दिखाता है? बताइए, यह जीववादी चिंतन दिखाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। प्रश्न 19 है निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बताइए। ऑटिज्म है। ऑटिज्म है तो आप क्या करेंगे? बताइए। प्रश्न 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको ऑटिज्म है तो बार बार दोहराओ और आवर्ती व्यवहार करें। 19 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? बताइए। समस्या समाधान कौशल को हमें बढ़ाना है तो प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा? उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपयुक्त कराना है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा कि हम पका पकाया सब कुछ उसको खिलाने के दे दें वो खा ले, ये गलत है। हमें समस्या समाधान कौशल को विकास करना है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचना, ये भी नहीं हो जाएगा। सही कौन सा होगा? कि उन्हें बुद्धिमंथन करने के लिए और अनुमान लगाने के अवसर देना। तो आप प्रश्न 20 का उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न 21 है कि अभिकथन है शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्योंकि लगता है ना, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 21 का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 22 है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बताइए। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम के एक उत्पाद के रूप में देखने के लिए? नहीं। बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण? बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर यह भी गलत हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वह अगर आप अधिगम में अनुभव प्राप्त करते जाएंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व पर जोर देंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 23 है कि कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं करती, बताइए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण। तो गैर प्रासंगिकरण जो है वह अधिगम के दौरान योगदान अपना नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 23 का। प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 क्या कह रहा है, अभिकथन है, शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो प्रश्न 24 का क्या उत्तर हो जाएगा, दोनों बात सही कही जा रही ना, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, गलत हो जाएगा। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, बिल्कुल, 25 का 2 हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था, ये लाइन मैंने आपको हुबहू बताई थी कि ये पेपर में आएगी कि भाषा विकास जो है वह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, भाषा जो है वह संज्ञान को सुगम बनाती है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर मानते हैं कि लोगों की समाज की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बताइए कौन सा स्तर हो जाएगा, या दूसरा स्तर होता है ना पारंपरिक स्तर। पहले प्री कन्वेंशनल आता है, फिर कन्वेंशनल आता है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल आता है, तो ये दूसरा स्तर कौन सा होता है, पारंपरिक स्तर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 26 का आंसर। अब 27वां प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है, यह क्या है, पारगम्यन है, कारण परिणाम का विश्लेषण है, केंद्रीयन है, विकेंद्रीयन, बताइए। इसने गलत लगा दिया। इस 27 का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीयन व सेंट्रलिज्म है कि किसी एक विशेषता, किसी चीज़ की एक ही विशेषता पर आप एक समय पर ध्यान दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है कि भौतिक वृद्धि और विकास डैश विकास के डैश और सिद्धांतों के प्रतिपादक का पालन करते हैं। चौथा हो जाएगा शीर्षगामी और समीपस्थ, ये दो हैं जो ये दो विकास के सिद्धांत को पालन करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 29 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, बताइए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वह कैसी होती है, वह स्थिर होती है। उसके बाद सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, बिल्कुल। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वह धीमी हो जाती है और सोच जो है वह तार्किक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, बताइए। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जिसमें मांसपेशियों का अधिक यूज हो, तो वो हो जाएगा कागज पर वृत्त के रूपरेखा के अनुसार काटना, ये तो गलत है, ये तो फाइन मोटर स्किल है। बड़ी आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी नहीं, बुनाई भी नहीं हो जाए, क्या हो जाएगा, तैरना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मांसपेशियों का ज़्यादा यूज होगा इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम मैथ के सेक्शन को देखते हैं। मैथ के सेक्शन को देखते हैं, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। मैंने आपको पढ़ाया था, गणित के जो साधन बताए थे मैंने, उसमें आपको पढ़ाया था कि भिन्न डिस्क का प्रयोग करना, डिस्क का प्रयोग करके आप तुलना कर सकते हैं भिन्नों की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है कि संख्या बोध विकसित करने में सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबिटाइजिंग मैंने सेट करवाया था, मैंने मैराथन डाली थी सबिटाइजिंग, क्योंकि पिछली बार हर बार आया था, तो हर बार लगभग मैंने 2-3 सेट में सबिटाइजिंग के बारे में बताया था। तो सबिटाइजिंग क्या होती है, तो सबिटाइजिंग होती है कि मतलब बिना गिनती के ही जल्दी से अगर आप संख्या के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, एकदम हूबहू लगभग 90% एक्यूरेट अनुमान लगा रहे हैं संख्या की, तो वह है सबिटाइजिंग, बिना गिने हुए। तो इसमें कौन सा उदाहरण है जो सबिटाइजिंग कर रहा है, इसमें हो जाएगा विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है, तो वह गिनता नहीं है, वह 4 बिंदु देख लेगा तभी बता देगा ना ये 4 है। तो यही है सबिटाइजिंग। सबिटाइजिंग क्या है कि बहुत जल्द ही गिनती बता देना, तो 4 बिंदु देखेगा तो बता देगा 4 आया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि यह नीपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता होंगी, बताइए। विकसित होंगी, हतोत्साहित होंगी, कम होगी, सरल होंगी या मजबूत होंगी, तो मजबूत होंगी। प्रश्न 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4। प्रश्न 34 देखते हैं कि कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं, बताइए क्यों कठिन समझते हैं। इसका कारण चलिए देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की जो अमूर्त प्रकृति है, अमूर्तता के कारण ही इसको बच्चे कठिन समझते हैं। इसने जो ऑप्शन लगाया है, जिसका भी पेपर होगा, ये गलत लगाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 35 देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार
कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? उनको क्यों भी विशेषज्ञता का योग्य क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जो समाज में लिंग संबंधित धारणाएं प्रचलित हैं उनके कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 36 देखते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, तो वह क्या करना चाहती है? वो विचारों का बहिर्वेशन, विचारों को निकलवाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है कि निम्न में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? बताइए, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया है? तो आर्यभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 38 देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किग्गा बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6 + 6 + 6 + 3 के रूप में बताया उसको। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, गलत है। ये स्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? बताइए। बच्चों का हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियन में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं, वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोजें। बिल्कुल, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ये ऑप्शन को दर्शा रहा है। तो प्रश्न 39 का आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न 40 है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। प्रश्न 40 का उत्तर बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न 40 का उत्तर हो जाएगा मानक संदर्भी आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। बिल्कुल सही है। मानक संदर्भी आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में उन विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। बिल्कुल, ये गलत दिया है। जो मानक संदर्भित आकलन है वह नैदानिक परीक्षण में उपयोगी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 41 है अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है? तो यह है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 42 है कि गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों को मदद करती हैं, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती हैं, निर्देश देने में शिक्षकों को मदद करती हैं, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती हैं। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी बहुत सही है और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का पहला। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी और डी इसके सही हैं। प्रश्न 43 देखते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गणित में त्रुटियाँ शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल यही गलत है। हमें उनकी त्रुटियों को इनको अनदेखा में नहीं करना है। तो प्रश्न 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। प्रश्न 44 है कि बच्चों में गणितीय रुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों में से अपनी कक्षा में करवाती है। बताइए। प्रश्न 44 है कि कक्षा में गणितीय रुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। बताइए। कुछ गतिविधियां कराती है गणितीय रुचि को विकसित करने के लिए, उनमें से कौन सा नहीं है? वह कक्षा में गणितीय पहेली और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल यही हो जाएगा गलत। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वह केवल उसी विद्यार्थी की प्रशंसा करती है, एक तरीके से ये वर्गीकरण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है कि निम्न में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे कम उपयुक्त हैं? सबसे उपयुक्त हैं। तो बताइए। प्रश्न 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त कौन कौन से हैं? यह बच्चों की सृजनात्मकता बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल ए सही है। यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायक है। ये भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होता है। ये गलत है। डी भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं संख्याओं को अवरोही क्रम में दिखाती हैं? तो प्रश्न 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में निरूपित करते हैं। 10.5, उसके बाद 1.50, फिर 1.055, फिर 1. इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इन्होंने दूसरा गलत किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। पहले 10.5 आएगा, फिर 1.50 आएगा, फिर 1.055 आएगा, क्योंकि इसको अगर हम एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये 1.5050 ही होगा, तो 055 से कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है
5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 के विषम पदों संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्या है तो इसका आंसर क्या आएगा जी 5 आएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो प्रश्न 47 का उत्तर 2 आएगा। 100 लाख, 100 लाख क्या होता है, 100 मतलब डबल जीरो और लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 7 जीरो बराबर 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 48 का उत्तर 1 हो जाएगा, 1 करोड़। 49 कह रहा है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। कह रहा है 100 है, उसमें एक संख्या x जोड़ी गई, फिर क्या कह रहा है, फिर 100 में है एक संख्या घटा दी गई, फिर दोनों क्या किया गया, योगफल बताना है। तो -x प्लस x कट जाएगा, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है, बताइए। 5 है बिल्कुल, 11 भी है, 3 भी है, 9 नहीं है। तो 36 30 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के 2 1 रुपये के सिक्के हैं, मतलब 2 रुपये हो गए, 5 2 7 और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 5 25 मतलब 2.5 रुपये और है, तो 5 2 7 7 और 2.5 9.5 रुपये। तो साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि कम है या ज़रूरत है, तो वह हो जाएगा 0.50। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूबीना ने एक कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा, तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा उसको, इसमें से इसमें घटाना है। 21:15 क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20 75 भी लिख सकते हैं ना, और 16 50 घटा देंगे, 2 25 4 घंटे 25 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रमों में भिन्नों के समूह का चयन करना है, बताइए। बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है, तो क्या ये बढ़ते हुए है, नहीं, ये तो सबसे बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा है ना, ये 0.5 आएगा, ये तो 0.33 आएगा और ये तो 0.25 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसने गलत लगाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले 1/4 होगा सबसे छोटा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू को मिला लिया और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो उसने कितने काजू लिए, 4800 ग्राम, ठीक है, 2500 ग्राम किशमिश था, जोड़ देते हैं 0 0 8 5 13 4 2 6 1 7 7300 प्लस 3500 0 0 5 3 8 7 3 10। तो इसके पास टोटल कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,800 उसके पास टोटल है। और हमें कितने पैकेटों में इसको बांटना है, 3 दर्जन मतलब 36। तो 36 को अगर हम 10,800 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 3 300 पैकेट बनेंगे, तब सॉरी प्रत्येक पैकेट का भार क्या हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर होता है ना, अगर इसको हम दुगना कर देंगे 2a कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले a स्क्वायर था, 4 स्क्वायर हो गया, तो कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 56 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह वर्ग बन जाता है, बिल्कुल। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है, ये भी बात सही है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है, ये गलत है। तो इसमें गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या जोड़ना है, वो प्राप्त करना है, सॉरी 1 6 15। तो 1 में पहले 5 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, तो 5 4 9 9 4 13 13 जुड़ेगा, इसमें प्लस 13 होगा, 15 प्लस 13 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एक तालिका दी गई है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का हमें अनुपात बताना है। तो सबसे अधिक इसमें कौन सा है, सबसे अधिक इसमें 12 है और सबसे कम कौन सा है, 3 है। तो 12 और 3 का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 59 देखते हैं कि अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितनी आयत बना सकती है, बताइए। वह कितनी आयत बना सकती है, वह 5 प्रकार के आयत बना सकती है। वह 36 गुणे 1 करके बना सकती है, 18 गुणे 2 करके बना सकती है, 9 गुणे 4 बना सकती है, ठीक है, और 6 गुणे 6 भी बना सकती है, और 12 गुणे 3 भी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? बताइए। प्रश्न 60 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? घन, घनाभ, वृत्त और त्रिभुज। वृत्त नहीं है। घन, घनाभ, गोला, वेलन। घन, घनाभ, अर्धवृत्त, शंकु, अर्धवृत्त भी नहीं होगा, वृत्त भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अब देखिए ईवीएस के प्रश्न देखते हैं हम लोग। ईवीएस में पहला प्रश्न है, 61वां प्रश्न कह रहा है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? उपलब्ध सामग्रियों से ईवीएस किट विकसित करना। बिल्कुल सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, तो बताइए रचनात्मक आकलन क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ए हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? कि सीखने के बारे में आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग भी होगा ना, तो ए और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वह क्या होता है? सेल्फ लर्निंग होता है, स्व आकलन होता है, वह भी रचनात्मक आकलन ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। अभिकथन कह रहा है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। बिल्कुल है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर, सॉरी इसको देख लेते हैं फिर से। 63वें कह रहा है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय नीतियां हैं। बिल्कुल कि क्षेत्र भ्रमण जो है, कारण कह रहा है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त, याददाश्त हमें इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 64 है कि आप कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? बताइए। मानदंड कौन सा सबसे अच्छा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, ऐसा है क्या? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बिल्कुल ये भी सही, यही सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, नहीं गलत है, ये भी गलत था। चौथा है कि भाषा सरल, ये होना चाहिए लेकिन इसमें बाल उन्मुखी है तो ये बात इसमें भी आ जाएगी ना। सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा था। तो प्रश्न 64 का उत्तर दूसरा होगा। प्रश्न 65 भी अससन और रीजनिंग वाला है, रीजन वाला है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। बिल्कुल बात सही कह रही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। बताइए प्रश्न 65 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोनों बातें सही हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 66 है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम या अधिगम प्रतिफल नहीं है? बताइए। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, बिल्कुल ये प्रतिफल है। कक्षाओं की दिशाओं का पहचान करना, बिल्कुल ये भी प्रतिफल है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये भी है प्रतिफल ईवीएस का। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, बिल्कुल ये नहीं है। तो कौन सा प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न 66 का उत्तर चौथा हो जाएगा। प्रश्न 67 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य है? बताइए कौन सा विकल्प है जो कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षक विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, नहीं ये नहीं हो जाएगा, उतना उद्देश्य मुख्य तो नहीं है। शिक्षार्थियों की कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल ये हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, या फिर विद्यार्थियों को, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो 67 का दूसरा होगा। प्रश्न 68 देखते हैं कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त कारण क्यों है? सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? ए, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। बताइए। बी, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और डी है कि पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो बताइए ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना इसका उद्देश्य है? ए तो निगेटिव है, ए काट दीजिए। ए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ए नहीं होगा इसमें, ये नहीं होगा। बी और सी और डी भी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 प्रश्न है कि अनीता परिवार थीम का पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार कर रही है। कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होना चाहिए? बताइए। परिवार के प्रकार, या फिर परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समाज में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिवार, ये ऑप्शन नंबर 2 है जो वह उचित है, क्योंकि यही सब सारी चीज़ें परिवार के बारे में दिखा देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 70 है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी बताइए। सिंक्रोनस संप्रेषण क्या होता है? जिसमें आपको जवाब मिलता रहता है, लाइव मिलता रहता है। तो एक तरीके से जो लाइव चीज़ें होती हैं वह सिंक्रोनस कहलाती हैं। तो इसमें ब्लॉग तो नहीं होगा, ब्लॉग पहले ही अपलोड करता है, उसमें लाइव कुछ नहीं होता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल, बिल्कुल इसमें सारी चीज़ें प्रतिफल आपको तुरंत मिलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ़ोन कॉल प्री रिकॉर्डेड नहीं होगा और मीडिया पोस्ट भी नहीं होगा, इसमें तुरंत आपको नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 71 है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों को प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बताइए क्या कहलाता है वह? चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न और कंडीशनिंग। तो वह क्या कहलाता है? खोजपूर्ण प्रश्न। जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह क्या है? खोजपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 72 है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन? तो बताइए थीम भोजन किसको पूरा करेगा? कृषि फार्म, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल फार्म को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 73 देखते हैं कि अभिकथन, असंसन और डीजन वाले हैं कि ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। बिल्कुल, तो इसमें क्या है? ए और आर दोनों सही है। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 74 देखते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? तो उसे किस पर जोर देना चाहिए कि प्रश्न पत्र का पूरा कवरेज होना चाहिए, जो सिलेबस है उसका पूरा कवरेज होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, कुल अंक का नहीं, सॉरी, सामग्री कवरेज इसमें भी है। तो ये क्या करना चाहिए? प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तो प्रश्न पत्र का उद्देश्य क्या है, इस पर जोर देना चाहिए कि वह पेपर क्यों लिया जा रहा है। साथ ही जो प्रश्न पत्र की सामग्री है उसको पूरा कवर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 का आंसर 4 आएगा। प्रश्न 75 है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या कर सकता है? आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ उपयोग करके उसे अवलोकन करें। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, या फिर पानी के घनत्व के कारण अंदर तैरता है। तो बताइए उपयुक्त व्याख्या क्या हो जाएगी 75 की? कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। तो प्रश्न 75 का उत्तर 3 हो जाएगा। प्रश्न 76 है कि जीरा के इसमें मिलान करना है। तो बिल्कुल जीरा जो है वह छोटा परंतु खुशबूदार होता है। ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। बिल्कुल ए का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? केसर जो है पीले रंग का होता है। बी का 3 किसमें है? बी का 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए बंगाल खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जंगलों के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। बताइए जंगलों के बारे में कौन सा कथन सही है, इसमें दिखाना है हमको। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। बिल्कुल ए तो सही है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में होता था ना, मिजोरम आदि में होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रश्न 78 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए सही है और डी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए और डी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 78 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान बताना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम ना। तो डेंसिटी कितनी दी गई? 24 और आयतन क्या है? 6 है। वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इधर जाएगा, सॉरी डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 24 है। मास हमारे नहीं पता है और द्रव्यमान क्या है? 6 है। तो मास वॉल्यूम इधर चला जाएगा, मास हमारा
कितना हो जाएगा 24 गुणे 6 बराबर 144 ग्राम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 144 या फिर ऑप्शन नंबर 2। तो 69 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। बताइए पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों का हमें विचार करना है। तने का मुख्य कार्य इसमें बताना है। तने का मुख्य कार्य क्या क्या होता है? भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे काट दो। पौधे के शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल। पौधों के अन्य भागों जड़ और जल से खनिज, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 असर्शन और रीजन वाले हैं। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल। दाब लगाने पर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से कथन है, मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो प्रश्न 82 का उत्तर बताइए। इसमें तो पहले देखे होंगे मनाली में ढालू छत होंगे तो आप इसको सही मार दिए होंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्या बताया गया, लकड़ी घर मनाली में बनते हैं। बताइए मनाली में लकड़ी घर बनते हैं? नहीं, ये तो असम आदि में बनते हैं ना, असम में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। केवल कथन बी सही है, ए गलत है और बी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसने भी चौथा ऑप्शन लगाया लेकिन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 है कि राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो उसमें ऊर्जा कौन सी प्रयोग होगी? बिल्कुल मांसपेशियों की ऊर्जा प्रयोग होगी। प्रश्न 84 देखते हैं, निम्न में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावल की एक सामान्य किस्म है? बिल्कुल बोरा चावल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां बतानी है हमें। बताइए प्रश्न 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? गुजरात यहाँ है तो आंध्र प्रदेश यहाँ है और इधर ये है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना, दक्षिण पश्चिम कैसे हो जाएगा? ये टिक गलत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? तो बताइए जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल। प्रश्न 86 में और उसमें भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों को मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या होती है? बताइए सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है? तो 87 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर माह में सर्वाधिक सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए बिहार में। सांपों के बारे में कथन गलत बताना था, तो सांप चबाते नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो होता है वो मिश्र धातु है, किनसे बना होता है? तो टीन और कॉपर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 89 का उत्तर 3 हो जाएगा। प्रश्न 90 है कि हाथियों के बारे में कौन से कथन सही हैं? 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है, गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे, बिल्कुल सी सही है, डी सही है, ए भी गलत है। 100 किलो तक खाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, सी और डी। चलिए अब हिंदी के प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जिन्होंने पेपर फर्स्ट के रूप में हिंदी को चुना है हम उसी को सॉल्व कराएं। जिन्होंने पेपर फर्स्ट को हिंदी के रूप में चुना है हम उसको सॉल्व कराएंगे। पेपर फर्स्ट हिंदी होगा और पेपर 2 हमारा होगा इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। और सेट सी है। चलिए अब देखते हैं फिर। चलिए अब हिंदी में पैसेज दिया गया है। 91 से 99 प्रश्नों को देखते हैं। पैसेज पहला है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। इसको मैंने गद्यांश पढ़ के टिक कर लिया है, आप इसको मिला लीजिए बस। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न 92 है कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। हर बुराई जो है वह अज्ञान के अंधकार में फैलती है। इससे तात्पर्य क्या है? अज्ञानता के कारण ही बुराइयाँ फैलती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 92 में। 93 में सुख दुख का कारण बताइए। सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण कर्म है। 93 में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 94 में है कि गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित करने के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? बताइए प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। गद्यांश में ये कहा गया है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? बताइए। प्रश्न 95 में कह रहा है मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इसका अर्थ है कि मन से बुरे भावों को निष्कासन करना है। जीवन का मुख्य लक्ष्य 96 में कह रहा है जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ध्यान रखिएगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या है? स्वार्थ का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानवीय में प्रत्यय लगा ई। 98 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 देखते हैं कि कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? बताइए। ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, सभी विलोम है लेकिन दूसरा विलोम नहीं है, समानार्थी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक कविता दी गई है 100 से 105 में एक कविता दी गई है, इसमें देखते हैं। इसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है, आप इसको मिला लीजिएगा। 100 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्त्री शक्ति हो जाएगा। कविता का मुख्य स्वर स्त्री शक्ति है।
कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका बताइए क्या है? नगण्य है, अप्रासंगिक है, औसत है या संज्ञान योग्य है? बताइए क्या हो जाएगा? 101 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, संज्ञान योग्य है। स्त्री के लिए किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। बताइए इस पद्यांश में किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? अबला, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, 103वां, कि स्त्री के निर्माण शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? जननी में ही संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद ही नहीं है। बताइए 103 में क्या उत्तर हो जाएगा? कि युग निर्माण तुम्हें करना है। निर्माणकारी शक्ति की बात कर रहा है ना, तो युग निर्माण तुम्हें करना है। 104 है कि कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा, गौरव गान करते रहना होगा, या पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 104 में पहला हो जाएगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें अलंकार कौन सा है? बताइए इसमें अलंकार कौन सा है? 105 में उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार, ध्यान रखिएगा। अब हिंदी के पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। 106वां प्रश्न देखते हैं कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, निम्न में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका होगा? अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा नहीं बतानी है, विशेष के अनुसार हमें शब्द अर्थ समझाना नहीं है। अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द को अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। बताइए ये है? नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 106 में कि अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताती है और बच्चों की भाषा में उन शब्दों को अर्थ बताती है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की विशेष कोशिश करती है, मतलब स्थिति के अनुसार बताती है। 107वां प्रश्न है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा में सीखना बिल्कुल कौशल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात को पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है, या क्या दर्शा रहा है, या स्वनिरीक्षण दर्शा रहा है? बताइए 108वां प्रश्न क्या हो जाएगा? स्वनिरीक्षण हो जाएगा, या स्वनिरीक्षण कर रही है ना लड़की, बोल रही है अपने आप से, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। प्रश्न 109वां प्रश्न है, हाँ 109वां प्रश्न, 9वां प्रश्न है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, या मेरी नाक है या मेरी कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग को नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। यह क्या दर्शा रहा है? बताइए यह क्या दर्शा रहा है? यह समग्र भौतिक प्रक्रिया दर्शा रहा है, TPR जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110 में कह रहा है पठन के तरीके और पाठक को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, चौथा आंसर सही हो जाएगा। 110 में चौथा आंसर सही हो जाएगा। 111 देखते हैं, विद्यार्थी पिछली इकाई से लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह देने का काम कर रही है, वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करती है। तो यह क्या कर रही है? यह सहपाठी आकलन कर रही है ना, अपने समूह के साथ अदला बदली कर रही है, सवालों को उत्तर देने की उसके बाद कोशिश कर रही है। तो ये क्या है? सहपाठी आकलन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि मुझे यह काम बहुत पसंद है, जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी को पहचान कीजिए। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा तरीके से याद हो जाता है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न, बिल्कुल इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है। प्रश्न 113 है कि अभिकथन कह रहा है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल तर्क दे रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। बिल्कुल आर भी सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 114 है कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि वह सामाजिक स्थितियों में भाषा प्रयोग किस तरह करना है, मतलब अलग अलग सामाजिक स्थितियों में अलग अलग प्रकार से बात करना है। यह कौन सा गुण दिखा रहा है? या इसका वाक्यगत गुण दिखा रहा है ना। तो प्रश्न 114 का उत्तर क्या हो जाएगा? वाक्यगत, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 115 है कि एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनि या मेल खाता है? तो यह किससे ध्वनि, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न 115 का उत्तर बताइए। इसमें हो जाएगा रचनावाद। यह क्या है? रचनावाद दिखा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 116 है कि कौशल उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। यह उद्गामी पाठचर्या होगा, उद्गामी गुणधर्म, उद्गामी साक्षरता या उद्गामी इमर्जेंट समाधान होगा। बताइए, तो कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले ही विकसित कर लेते हैं। तो यह क्या होती है? उद्गामी साक्षरता होती है ना, इमर्जेंट लिटरेसी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 117 है कि एक दादी या नानी अपने घर से छोटे बच्चों को पुस्तक में कहानियाँ पढ़कर सुना रही है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप से समझा जाता है? बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा साझा पठन। 117 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब 118वां प्रश्न देखते हैं कि पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है। बिल्कुल, छोटे से बड़े में जाते हैं मतलब, तो क्या हो जाएगा? बॉटम अप उपागम। 118 में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 119 अभिकथन और तर्क वाला है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। अभिकथन गलत है। तर्क है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ साथ अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। तो भाषा बोलते समय अगर आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं तो इसे हम कैसे दूर करेंगे? कक्षा में ऐसे खेल जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब अंग्रेजी का प्रश्न देखते हैं। इसमें मैंने आपको पैसेज सॉल्व कर लिया है, सिर्फ मैं आपके आंसर बताऊंगा, आप मिला लीजिएगा। प्रश्न 121 में होगा दूसरा, प्रश्न 121 में दूसरा हो जाएगा। प्रश्न 122 में दूसरा होगा। प्रश्न 123 में पहला होगा। प्रश्न 123 में बी और सी सही है, ए गलत है। प्रश्न 124 में भी पहला ही होगा। प्रश्न 124 में पहला है, बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग। प्रश्न 125 में पहला है, प्रश्न 125 में पहला होगा। प्रश्न 126 में भी पहला ही होगा, प्रश्न 126 में भी पहला ही होगा। प्रश्न 127 में भी प्रीपोजिशन होगा, फॉर प्रीपोजिशन है। प्रश्न 128 में लॉफ्ट होगा, 4 होगा। प्रश्न 128 में चौथा होगा। प्रश्न 129 में तीसरा होगा, एज यू वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। प्रश्न 130 में कौन सा होगा बताइए? प्रश्न 130 में हो जाएगा दूसरा। सी और ए गलत है, सही है, लेकिन बी जो था ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे गलत था। प्रश्न 131 में पहला होगा। प्रश्न 131 में पहला होगा। प्रश्न 132 में दूसरा होगा। दोनों बातें सही है। इवन द जज रिकॉग्नाइज हिज लीगल एक्यूमेंट सही है। ही प्रिपेयर हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन भी सही है। प्रश्न 133 में कौन सा होता है? प्रश्न 133 में होगा चौथा। प्रश्न 133 में चौथा होगा। प्रश्न 134 में जो कंटेनिंग दिया गया है ये क्या है बताइए? ये है वर्ब, एक पहला होगा। प्रश्न 134 में पहला होगा और प्रश्न 135 में भी पहला ही होगा, ध्यान रखिएगा। अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसाइजेज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है होल लैंग्वेज अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137 है द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज। तो बताइए, जो लैंग्वेज के बारे में सोचने और बोलने की एबिलिटी विकसित करती है वो क्या कहलाती है? प्रोफिशिएंसी कहलाती है, इमर्जेंट लिटरेसी, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी या फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो 137 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 138 है कि अ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास 2 हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स दैट शी हैड नेवर हियर्ड एनी एडल्ट्स और सिबलिंग से। हाउ इज इट पॉसिबल? Which one of the following is the appropriate answer for the question? The human brain is innately wired to learn a language. A child learns language when we reinforce the development of child language. As per the constructivism approach, children can invent new language. Children learn language only by imitating adults. बताइए 138 में उत्तर क्या हो जाएगा? As per the constructivism approach, children can invent new language. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 139 है A technique used to facilitate early literacy which involves an adult and a child looking at book together. तो एक बच्चा और एक एडल्ट जो है वह बुक टुगेदर देख रहा है। एडल्ट कुछ क्वेश्चन कहता है और डायलॉग कहने के लिए बोलता है, तो वह रोल बदलते हैं और चाइल्ड जो है क्वेश्चन एडल्ट से पूछता है। तो ये क्या है? ये बताइए क्या है? यह शेयर्ड रीडिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 140 है
कि अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर बाई, बताइए अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर बाई फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल विदाउट एसोसिएटिंग देम विद अदर लैंग्वेज, creating opportunities for learners to listen to a variety of language sources and people and engaging in other listening activities, making the learner listen to everything they hear passively, speaking continuously to learner both within the classroom and outside। प्रश्न 140 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें बनानी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 141 है कि असर्शन और रीजन है। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। बताइए प्रश्न 141 का उत्तर क्या हो जाएगा कि एक्यूरेसी इज लैंग्वेज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो गलत है। ग्रामर इज इंटीग्रल बिल्कुल सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। प्रश्न 142 है थियोरेटिकल पोजीशन एंड बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ पेडागॉजिकल सेटिंग इज, बताइए क्या कहलाती है? 142 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अप्रोच। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, बताइए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किससे संबंधित है? वह है ऑनगोइंग डेवलपमेंट से ना, जो विकास चलता रहता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। While planning lesson for young learner, the teacher decided to focus on total physical response method. Which of one of the following should be used to include TPR in lesson? बताइए प्रश्न 144 में क्या हो जाएगा TPR के बारे में? Choose activities that help them stay in their seats and work in pair or groups। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? Must ensure to add some bodily activities in class। bodily activities करने से। प्रश्न 145 है कि विच अप्रोच टू अ ग्रामर इनकरेज द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। बताइए कौन सा हो जाएगा अप्रोच? रूल्स के बारे में जो बताता है वह है डिडक्टिव, तो 145 में चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 146 है कि अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन क्लास 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर। बताइए क्या कर रहा है? फ्री राइटिंग टास्क लर्नर को देना चाहिए, दे रहा है। कक्षा 5 का एक टीचर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए? कॉन्टेस्ट के फ्लुएंसी पर, एक्यूरेसी या फ्लुएंसी दोनों पे, हैंड राइटिंग पे या एक्यूरेसी ऑफ कॉन्टेस्ट। बताइए किस पे होना चाहिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लुएंसी ऑफ द कॉन्टेस्ट। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन्स? बताइए टॉप डाउन को मतलब बता रहा है, तो बॉटम अप का मीनिंग क्या होता है? बताइए 147 में हो जाएगा ऑप्शन। फोकस ऑन प्री रीडिंग नहीं, फोकस ऑन द वर्ड एंड फ्रेजेज ऑफ द टेक्स्ट नहीं, फोकस ऑन आस्किंग शॉर्ट आंसर नहीं, फोकस ऑन द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। बिल्कुल बॉटम अप क्या हो जाएगा? फोकस ऑन द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब उसके सार को बताना, और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन के बारे में, अपूर्त आइडियाज़ के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 148वां प्रश्न है विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लैंग्वेज टीचर। बताइए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज टीचर की क्या होनी चाहिए? सेलेक्टिंग सुटेबल कॉन्टेस्ट फॉर टीचिंग, ग्रुपिंग लर्नर इन डिफरेंट क्लासेस, इंस्ट्रक्टिविटी द लर्नर, या आइडेंटिफाइंग द लर्नर कम्युनिकेटिव नीड्स। 148 में क्या हो जाएगा कि आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। अ यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक, होल्ड इट राइट साइड अप एंड टर्न्स द पेज, दीज एक्टिविटीज डिमॉन्स्ट्रेट। तो ये क्या दर्शाता है? एक बच्चा किताब उठाता है और पलटता रहता है पेजेस को, वो क्या कहलाता है? इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स। लास्ट प्रश्न है आज का, असर्शन और रीजन। लर्नर्स एक्वायर्स लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो एंड द इन्वायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। तो सीखने में क्या इन्वायरमेंट कोई रोल नहीं निभाता है? ये गलत हो जाएगा। द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंट। बिल्कुल जो शिक्षार्थी से संबंधित अधिगम होता है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा होती है, वह ग्रेट इम्पैक्ट करता है ना समझने में। तो ए गलत है, आर सही है। तो क्या हो जाएगा? एज फास्ट बट आर इज ट्रू। चलिए फिर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप अपने मिलान कर लीजिएगा, आप कमेंट में हमारे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और पेपर का लेवल कैसा रहा। चलिए फिर, धन्यवाद।